साथी अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और कॉमरेड आरएन सिंह की याद में आज यहाँ उपस्थित तमाम साथियों, सबसे पहले आप सबों की ओर से और पूरी पार्टी की ओर से मैं कॉमरेड आरएन सिंह को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। कॉमरेड आरएन सिंह को लाल सलाम। कॉमरेड आरएन सिंह अमर रहे। आरएन जी को इतना जल्दी जाना नहीं था, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी चले जाए। इलाज चल रहा था, डायलिसिस पर थे। आजकल पहले से डायलिसिस की प्रक्रिया भी सरल हुई है। 10-10, 20-20 साल लोग डायलिसिस करा के जिंदा रहते हैं और हम सब लोग यही मान के चल रहे थे कि आरएन जी भी लंबे समय तक डायलिसिस के बावजूद बने रहेंगे, काम करेंगे। तो डायलिसिस में सहूलियत हो इसलिए रांची ऑफिस में चले गए थे। रांची में ही डायलिसिस होता था। पहले इलाज के लिए कभी चंडीगढ़ कभी पटना आना जाना करना पड़ा, तो वहीं पर थे। और अचानक हम लोगों को पता चला 10 तारीख सुबह भोर में, रात में ही मनोज जी का मैसेज मिल गया था कि आरएन जी नहीं रहे। और हमने सुना कि उस समय वो आखिरी शुरुआत में क्या कर रहे थे, आपने सुना उस आखिरी दौर में क्या कर रहे थे। रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा था। जैसे जंतर मंतर था वैसे ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, और हमारे साथी आयशा के पूरी पार्टी के जैसे दिल्ली में हम लोग लगे हुए थे, वैसे ही रांची के आंदोलन में भी हमारे साथी लगे। हमें पता चला कि 9 तारीख 10 तारीख को विधानसभा मार्च होना था। 7 तारीख को कॉमरेड नेहा आई थी, आयशा का एक मार्च हुआ। भाजपा के लोगों को अच्छा नहीं लगा कि नेहा झारखंड में क्यों आ गई, ये जंतर मंतर वाले यहाँ क्यों पहुंचे, झारखंड तो हमारा है। उन लोगों ने स्याही फेंका, लेकिन झारखंड में लोगों ने काफी विरोध किया। तो उस पूरे दौर में आरएन सिंह वो पूरी तरह से उस आंदोलन में मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी वो उसी में शामिल रहे। 9 तारीख शाम को हमें पता चला कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम गए थे, जहां छात्र अनशन पर थे, वहां उन लोगों से मिलने के लिए। रात में लौट कर आए और पार्टी दफ्तर में बहुत सारे छात्र नौजवान साथी थे 10 तारीख को, जिनको जुलूस में शामिल होना था, उन लोगों से बात करते रहे। तो रात शायद 12-1 बजे तक बातचीत करते रहे आंदोलन को लेकर के, और फिर 1:30 बजे के आसपास शायद उनको दर्द हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक नहीं लग रहा है, और तुरंत मनोज जी वहां और जो साथी लोग थे उनको तुरंत अस्पताल में ले जाया गया और हम लोग उनको बचा नहीं पाए। तो एक तरह से एक ऐसे कॉमरेड जो आपने सुना किस तरह से उन्होंने किडनी दिया। कॉमरेड खुशबू कह रही थी कि अभी भी खून देने में भी, रक्तदान भी हमारे देश में बहुत लोग देते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग शायद डरते होंगे, हिचकिचाते होंगे खून देना, और वहां किडनी देना। और ये इसके पीछे एक वैज्ञानिक चेतना भी है कि भाई हमारे पास 2 किडनी है, एक किडनी से काम चल जाता है, एक से काम चल जाता है। शरीर का बनावट ऐसा है कि आपको एक अतिरिक्त किडनी मिला है, आप चाहे तो दे सकते हैं कि नहीं, आप दे सकते हैं। और इसी का आप देखेंगे कि इस देश में किडनी का कारोबार चल रहा, कितने सारे गरीब लोगों का किडनी, इसका बहुत बड़ा एक भ्रष्ट व्यापार चल रहा है। किडनी उनसे निकाल लिया जाता है, उस किडनी को लाखों में, पता नहीं कितने में बेचा जाता है, कारोबार उसका होता है। उस किडनी का इस्तेमाल पार्टी के लिए, कॉमरेड महेश्वर को जिंदा रखने के लिए, ताकि हमारा सांस्कृतिक कारवां आगे बढ़ सके। ये 90 के शुरुआती दौर की बात है, और तब से लेकर के आज तक
आरएनजी वैसे ही रहे। इस पूरे इलाके के बारे में आप लोग बढ़िया से जानते हैं। सामंती धाक के खिलाफ, सामंती दमन के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, राज्य दमन के खिलाफ, सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ हमेशा खड़े रहने वाले, इसके लिए किसी तरह का जोखिम उठाने वाले, लड़ने वाले साथी। लेकिन इसके साथ साथ पूरे देश के बारे में, पार्टी के बारे में, दिल्ली के किसान आंदोलन के बारे में, जंतर मंतर के आंदोलन के बारे में, देश में फांसीवाद से निपटने के लिए तेजी से वामपंथी एकता बननी चाहिए, तमाम जन आंदोलनों के बीच में और ज्यादा तालमेल होना चाहिए। हमेशा ये सोचने वाले, बीच बीच में सिर्फ कमेटी बैठकों में नहीं, मेरे पास उनका व्हाट्सएप मैसेज आता था कि कॉमरेड सीसी की मीटिंग होगी, पीबी की मीटिंग होगी, इस पर जरूर बात होनी चाहिए, इस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए। तो वो दिमाग हमेशा काम करता था, सिर्फ अपने घर के लिए, इलाके के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। हम लोग जब पार्टी में आते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी में, माले में हम सब लोग कहते हैं कि हम पार्टी के लिए, जनता के लिए और क्रांति के लिए समर्पित हैं। जब कमरेड चारू मजूमदार शहीद हुए उससे ठीक पहले उन्होंने कहा कि भाई जो जनता का हित है वही पार्टी का सर्वोच्च हित है, जनता के लिए ही पार्टी है। और हम कोई साथी जब संकल्प लेते हैं, कहते हैं कि वे पार्टी के लिए, जनता के लिए और क्रांति के लिए, और बिल्कुल उसी उसूल पर, यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, कोई एक दिन की बात नहीं है, कोई एक घटना की बात नहीं है। इसको उसूल बना लेना और उस उसूल पर ही खड़ा रहना, उसी को जिंदगी का नियम बना लेना, उसी को जीना। एक उसूल को सिर्फ बोलना नहीं, उसको जीना। ऐसे लोग कम हो पाते हैं। तो आरएनजी बिल्कुल वैसे एक पार्टी के में एक उदाहरण के रूप में रहेंगे हमारे बीच में, कि हमारे साथी पूरी पार्टी के लिए, इस पलामू प्रमंडल को, पूरे झारखंड को और पूरे देश को एक संदेश देकर के गए हैं। एक ऐसे दौर में चले गए जब इस दौर को हम सब लोग देख रहे हैं। 12 साल से दिल्ली में मोदी सरकार, धीरे धीरे पहले लोगों को जुमले अच्छे लगते थे, बहुत सारे लोग उन जुमलों को मान भी लेते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उगने लगे हैं। ये झूठ बोलने वाले, ये नफरत फेंकने वाले, फैलाने वाले, ये पूरे देश में महंगाई बढ़ाने वाले, रोजगार छीनने वाले, अब ये सरकार कब जाएगी? लोग ये ऐसे ही सोचते हैं कि भाई अब बहुत हो गया। लेकिन जब हम सोचते हैं कि भाई बहुत हो गया है, ऐसी सरकार को अब रहना नहीं चाहिए, ऐसे एक शिक्षा मंत्री को रहना नहीं चाहिए। आपने देखा कि उसके लिए छात्रों को कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। कोई मामूली आंदोलन नहीं, कोई छोटे मोटे आंदोलन से ये मंत्री जाते नहीं। पूरे देश भर में अभूतपूर्व छात्र नौजवानों का वो आंदोलन जंतर मंतर पे, अभूतपूर्व आंदोलन। उसमें हमारे तमाम संगठन के साथी थे, लेकिन सिर्फ वो संगठनों का आंदोलन नहीं, वो आम छात्र नौजवान इस देश में जो पीड़ित हैं, जो शिक्षा परीक्षा में भ्रष्टाचार से परेशान है, जो पूरे देश में बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, जो रोजगार है वो कहीं रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई जीने लायक वेतन नहीं मिलता, महंगाई बढ़ रही है, 70 रुपया किलो चीनी, अब पेट्रोल भी 100 रुपए 2-4 दिन में हो सकता है चीनी भी 100 के आसपास पहुंच जाए। कोई जवाब ये लोग देंगे नहीं। तो महंगाई बढ़ेगी और रोजगार कम हो जाएगा, और आपकी मजदूरी जो है वो बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल घटेगी। तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? ऐसे एक संकट के दौर में एक ऐसी सरकार देश में गद्दी पर बैठी हुई है जिसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, और किसी
किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, कुर्सी से मतलब है, बने रहो कुर्सी पर। और उसके लिए जो भी हथकंड अपनाना हो, जो अतिक्रम करना हो, चुनाव में जिस तरीके से चुनाव कराना हो, एसआईआर करके लोगों का नाम, अभी तो झारखंड में चल रहा है, बंगाल ने झेला, बिहार ने झेल लिया है, सबने देखा कि एसआईआर का मतलब है लाखों में करोड़ों में गरीबों का वोट कट जाता है, वोटर लिस्ट से बाहर। यहां भी चल रहा होगा। तो एक ऐसे दौर में एक सरकार जो जनता को चुनौती दे रही है कि अगर तुम हटा सकते हो मुझे तो हटाओ, हटा के दिखाओ। ये सरकार खुद, पहले वोटर जो है सरकार को चुनने का काम करते थे, अब ये सरकार कह रही कि हम चुनेंगे कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा, कौन हिंदुस्तान का नागरिक माना जाएगा, किनको नहीं माना जाएगा, हम गद्दी में बैठ करके चुनेंगे। तो एक ऐसे दौर में जिसको हम लोग फांसीवाद कहते हैं, तानाशाही, ऐसे एक तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में एक बहुत बड़े जन उभार वो धीरे धीरे बन रहा है। जो दिल्ली में आपने देखा वो उसी का एक नजारा था, जो झारखंड में हुआ रांची में वो भी एक नजारा था। हमने कहा कि हम दिल्ली और झारखंड को अलग करके नहीं देखेंगे। ठीक है, झारखंड में सरकार जो है जेएमएम की है, उसमें कांग्रेस भी है, राजग भी है, हमारा भी समर्थन है, लेकिन सरकार का रंग अलग है, इससे बात नहीं बनेगी। सरकार का ढंग क्या है वो ढंग हम देखेंगे। नौजवान क्या कह रहे हैं, तो हमने इसीलिए जब रांची में भी आंदोलन शुरू हुआ, झारखंड के छात्र नौजवान आंदोलन में शुरू कर दिए, हमने कहा कि बिल्कुल आपकी भी वही पीड़ा है जो दिल्ली में पीड़ा थी, आपके सामने भी वही सवाल है भ्रष्टाचार का, हम आपके साथ हैं। हम लोगों ने हेमंत सरकार से कहा कि छात्र नौजवानों से बात होनी चाहिए, दिल्ली वाला स्टाइल नहीं चलेगा, दिल्ली वाला स्टाइल नहीं, छात्र नौजवानों से बात कीजिए, बात करके हल निकालिए। और बात हुई, कुछ हल भी हुआ, फिर कुछ लोग कोर्ट गए, उसमें कोर्ट की ओर से कुछ अड़चन है, सवाल अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ। हमने सुना कि इसमें कुछ छात्र नौजवान कहीं पुतले जला रहे हैं हेमंत सोरेन के। भाई पुतला जलाना भी लोकतंत्र में हक है, जुलूस निकालना, प्रदर्शन करना। हमने सुना कि कहीं कहीं जेएमएम के लोग, कुछ लोग वो नौजवानों को पुतला जलाने से रोक रहे हैं, पुलिस प्रशासन पुतला छीनने में लग गया है, ये ठीक नहीं है। अगर झारखंड के छात्र नौजवान आंदोलन करना चाहते हैं वो आंदोलन करेंगे। अगर हमारी सरकार भाजपा विरोधी सरकार है तो ये सरकार हरगिज भाजपा के रास्ते पर नहीं चलनी चाहिए। वो रास्ता भाजपा का है, दमन करना, लाठी गोली, ये पानी बरसाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, AK-47 चलाना, पेलेट गन चला देना, ये अंग्रेजों का था। और भगत सिंह ने अदा किया था कि भाई अंग्रेज के चले जाने के बाद कहीं अंग्रेज के चेले ना आ जाए, और वही अंग्रेज के चेले आ गए, बुरे अंग्रेज, वो अंग्रेजों के तर्ज पर देश में राज चलाते हैं। लेकिन झारखंड में जहां इतना बड़ा आंदोलन करके हमें अलग झारखंड मिला, तो झारखंड की सरकार को हरगिज इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। हम तो बात करेंगे यहाँ की सरकार से भी और यहाँ की तमाम पार्टियों से कि भाई इसको देखा जाए कि झारखंड के छात्र नौजवानों के साथ अन्याय ना हो, दमन ना हो। लेकिन दिल्ली में आपने देखा इस बड़े आंदोलन ने जो मोदी जी को एक बड़ा झटका दिया, समय समय पर बड़े बड़े आंदोलन से सरकार को झटका लगा, किसानों ने झटका दिया। 1 साल तक किसान डटे रहे दिल्ली की सीमा पर, और तब जाकर के वो 3 कानून वापस हुए। लेकिन कानून तो वापस हुए, लेकिन खेती आज भी अदानी अंबानी के कब्जे पे ही जा रही है। अब अदानी अंबानी के साथ साथ ऊपर से अमेरिका भी आ गया है। तो नौजवानों ने जब झटका दिया तो सरकार में घबराहट है, परेशान है, और इसीलिए नौजवानों से सरकार बदला लेना चाहती है। मोदी सरकार अब पूरे देश में छात्र नौजवानों से बदला लेने के मूड में।
लेकिन छात्र नौजवान वो तो शिक्षा परीक्षा इसको ठीक करना चाहते हैं। मैंने देखा कि दिल्ली में जो आंदोलन था, ये बेसिकली 15 से 30 साल वाले जो बच्चे हैं वो नौजवान थे, जिनको लोग कहते हैं जेन जी, मतलब वो जेन मतलब जनरेशन, पीढ़ी, और जी मतलब अंग्रेजी का जेड, मतलब जो आखिरी अक्षर है जेड। तो उसके बाद का आगे की जो पीढ़ी है 2012 के बाद जो पैदा हुए उसको कहते हैं जेन अल्फा। और अभी देश में आप देखेंगे कि दिल्ली के आंदोलन के बाद जगह जगह, झारखंड में भी हमने देखा, बिहार में देखा, राजस्थान में देखा, यूपी में देखा, स्कूल के बच्चे वो पूरा स्कूल के कायदे से सरकार को इंस्पेक्ट करना चाहिए, इंस्पेक्टर होते हैं, सरकार को देखना चाहिए, सरकार तो देखती नहीं है। ये सरकार तो स्कूल बंद कराने वाली सरकार है। मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में 94,000 स्कूलों को पूरे देश में बंद करवाया है। हर रोज 25 स्कूल बंद हो जाते हैं। मैं स्कूल की बात इसलिए कर रहा हूं, ये सरकारी स्कूल से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के किसान और मजदूर का ही मतलब है। बाकी जिनके पास जेब में थोड़े पैसे हैं वो चले जाते हैं प्राइवेट में। वो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का बाजार बन रहा है, बाजार में पैसे देकर के लोग खरीदते हैं। हम लोगों को चाहिए, अगर आर्यन जी हमारे बीच में होते तो इसी पर लड़ रहे होते इस समय कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य, सिर्फ अब जमीन और मजदूरी की बात नहीं करेंगे, जमीन मजदूरी रोजगार के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ये सरकार का जिम्मा होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, और वही शिक्षा को ये लोग छीनना चाहते हैं। तो आज तो हम देख रहे हैं कि बच्चे भी वो अपने अपने स्कूल को लेकर के, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, टीचर है कि टीचर नहीं है, एक टीचर पूरा स्कूल चलाने के लिए एक टीचर है, कहीं कोई कमरा नहीं है। अभी एक आपने देखा होगा, राजस्थान में पहुंचे थे कि वो गाय जहां है वहीं पर स्कूल चलता है, खटाल में, और पत्रकार चले गए, पत्रकार को रोकने की पूरी कोशिश हुई। तो आज तो इतने बड़ा आंदोलन सब हो रहा है शिक्षा को लेकर के, इस देश में स्वास्थ्य को लेकर के, किसानों की खेती बचाने के लिए। तो हमें लगता है कि आज के इस पूरे दौर में एक तरफ वो सरकार है जो घबराई हुई है, और घबराई हुई सरकार वो अपने गुंडों को उकसा रही है। पहले उन्होंने लड़कियों के खिलाफ उकसा दिया। मोदी जी ने कहा कि भाई लड़कियों ने गाली दी है, हमें, मेरी मां को गाली दी है, और लड़कियों को संभालो। किनसे कह रहे थे लड़कियों को संभालो? सिर्फ माँ बाप से नहीं कह रहे थे, माँ बाप से तो कह रहे थे, उस समाज में जो भी लोग हैं बच्चों को रोकना चाहते हैं उन लोगों को कह रहे थे। वो दरअसल कह रहे थे अपने बजरंग दल के गुंडों से कि इनका हिसाब लगाइए, इन लोगों को रोकिए। और वो सारे गुंडे जो गुंडाई करते हैं इंटरनेट पर, सड़क पर भी, मोहल्ले में, वो गुंडाई करने लगे। फिर इससे मोदी जी का पूरा नहीं हुआ, इन्होंने लाल किले से अपने भाषण में कह दिया कि दिमागी नक्सल है। ये क्या चीज है भाई दिमागी नक्सल? किनके बारे में आप कह रहे हैं? आपने तो कहा कि हमने माओवादी को खत्म कर दिया, कगार चलाया, एनकाउंटर में मार दिया थोक भाव से लोगों को, और आपने कहा कि 31 मार्च तक हमने पूरे देश में खत्म कर दिया। तो खत्म करने के बाद क्या है? आप कह रहे हैं कि दिमाग में है। तो हमारे एक साथी ने अच्छा कहा कि दिमागी नक्सल नहीं, दरअसल मोदी जी कह रहे हैं कि दिमाग ही नक्सल है। उनको चाहिए कि भाई कोई किसी के पास दिमाग ना हो, दिमाग का इस्तेमाल ना करे। दिमाग का इस्तेमाल क्या होता है? दिमाग का इस्तेमाल होता है सरकार से सवाल पूछना, समाज में क्या न्याय है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, अन्याय है, उसको देखना, न्याय के पक्ष में खड़ा होना, सही के पक्ष में खड़ा होना, हक के लिए आवाज उठाना, यह है दिमाग का काम। ये आज नहीं, जब से मानवता इंसानियत की यात्रा शुरू हुई, कुछ ना कुछ लोग दिमाग का काम लेते रहे दिमाग से, और दिमाग से काम लेते रहे, तभी जाकर के जो अज्ञानता है, जो अंधेरा है,
जो अंधविश्वास है, जो अंधभक्ति है, उससे छुटकारा मिला। और ये जो कारवां जिसके बारे में हमारे अनिल अंशुमन जी गा रहे थे, कारवां बढ़ता जाएगा, वो कारवां वैसे ही दिमाग से, वो सिर्फ भावना से नहीं बढ़ा, लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, झूठ के खिलाफ, नफरत के खिलाफ दिमाग का, अपने विवेक का इस्तेमाल किया। तो आज इसको रोकना चाहते हैं। और हमने देखा अभी कलकत्ता में एक बड़ा विश्वविद्यालय है, वहां पूरा जा करके इनके गुंडे, एबीवीपी के गुंडे जा करके विश्वविद्यालय पर हमला कर रहे हैं रात में। तो ये सारे पूरे देश में हिंसा के जरिए फिर लोगों को डराना। लोगों ने कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। लोगों ने डरना बंद कर दिया। जंतर मंतर के आंदोलन से यही संदेश पूरे देश में फैला है कि अब वो जमाना गया कि हम डरेंगे नहीं, बहुत हो गया है, बहुत खेल लिया है, अब हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, लड़ करके अपना हक लेंगे। और इसीलिए वो फिर से चाहते हैं कि आप डरें, फिर से चाहते हैं कि आप डरें, हिंसा हो, लोगों को दबाया जाए। अभी दिल्ली में हमने देखा कि पैलेट गार्ड चला और राहुल गांधी जाकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में 6 घंटे 7 घंटे वहां धरना दे करके, आप समझ लीजिए कि एक एफआईआर के लिए, एक एफआईआर, हम सब लोग जानते हैं कि एफआईआर होता नहीं है, ना बलात्कार के सवाल पर एफआईआर होता है, ना चोरी पर एफआईआर होगा। अगर दलितों के साथ, गरीबों के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो उस पर अगर पुलिस में आप शिकायत करने जाएंगे तो ज्यादा चांस है कि आपका एफआईआर दर्ज होगा नहीं। यही हिंदुस्तान का नियम बना हुआ है। और उसी को राहुल गांधी ने दिखा दिया कि भाई देखिए कि एक पैलेट गार्ड चला है, एक आग की रोशनी चली गई, एक 20 साल का नौजवान, वो भी दिल्ली में, राजधानी में, बिल्कुल जहां पार्लियामेंट है उसके बगल में, वहीं पर प्रदर्शन कर रहे थे। और इस अत्याचार के खिलाफ, दमन के खिलाफ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच होगी, तो जांच क्या होगी? अगर शिकायत ही दर्ज नहीं होगी तो जांच किस बात की तब होगी? तो वो शिकायत ही नहीं दर्ज हो रही थी। इसके लिए जाकर के 6 घंटे 7 घंटे धरने देने के बाद, वो भी राहुल गांधी ने धरना दिया तब जाकर के हुआ, क्योंकि वो इस समय नेता विपक्ष है। कांग्रेस के पास इस समय देश में 100 सांसद हैं। तो हमें लगता है कि जो दौर है, ये दौर लेकिन देश में बड़े आंदोलन का दौर है। ऐसे ही समय में आरएन जी चले गए, निश्चित तौर पर साथी बार बार याद आएंगे, लेकिन याद आने का मतलब है उनके रास्ते पर चलना। वो अगर रहते तो जो काम करते उस काम को करना। हमने देखा कि पलामू प्रमंडल में, जैसे यहां कहने के लिए तो भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन देश में है, और यहां भी प्रशासन लगभग वो भाजपाई प्रशासन है। और पलामू प्रमंडल में भी फिर एक बार वही सामंती हिंसा। आप बिहार चले जाइए तो बिहार में तो खुलकर, जब से भाजपा के प्रधान मुख्यमंत्री बने हैं, खुल करके एक शराबबंदी का कानून है। वो शराबबंदी का कानून किसी माफिया पर लागू नहीं होता। कोई अनिल महतो मिल गए, सड़क चलते उनके ऊपर इल्जाम लगा कि ये शराब पिए हुए, अगर वो पैसे देते तो छूट जाते। ये झूठा आरोप उनके ऊपर लगा तो अरवल में हमने देखा कि पीट पीट करके पुलिस हिरासत में उनकी हत्या हो। चैती पीपर जहानाबाद में वह बालू माफिया, अगर गरीब ने कहीं भी अपने घर के लिए थोड़ा बालू लिया तो बालू माफिया ने हमला कर दिया। अगर गरीबों ने प्रतिरोध किया तो उस प्रतिरोध में गोली चल गई, और वहां इतना ज्यादा आतंक है कि गांव के लोग अभी वहां से बाहर नहीं निकल सकते। अभी आपने देखा होगा रोहतास में, दिनारा में, चंद्रेश्वर चौधरी 60 साल के बुजुर्ग मजदूरी करते थे। मजदूरी क्या करते थे? आज भी आजादी के 80 साल बाद भी लगभग बंधुआ मजदूर थे। बस एक ही परिवार के लिए आपको काम करना है। कोई तिवारी जी है उनके घर पे, उनके बच्चों ने कहा कि हम वहां नहीं काम करेंगे। बच्चों ने वहां काम करना छोड़ दिया। तब से ये नाराज थे। इन्होंने बकाया मजदूरी मांग दी, तो बकाया मजदूरी मांगने पर गोली मिली। और जब पूरे गांव ने इसका प्रतिरोध किया तो आप देख लीजिए
वो कह रहे हैं कि भाई आपने इतनी संपत्ति जला दी, ये जेसीबी जल गया, ट्रैक्टर जल गया, एक आदमी की जान चली गई। गरीब की जान की बात नहीं होगी, बात होगी कि किसी अमीर की संपत्ति, उसका नुकसान हुआ। तो आज ये जो पूरे देश में अन्याय का राज आया है, आर्यन जी अंतिम समय तक इस पर सोचते रहे, लड़ते रहे। और हमें लगता है कि पलामू प्रमंडल के साथियों के लिए, पूरी पार्टी के लिए, अन्य तमाम साथियों के लिए हम कहेंगे कि ये जो प्रमंडल है, सामंतवाद विरोधी संघर्ष से इस पूरे प्रमंडल को एक नई पहचान मिली थी। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन पूरे पलामू प्रमंडल की जो राजनीति थी, जो पूरे यहां का सामाजिक संघर्ष था, वो धुरी यही थी कि हमें इस पूरे सामंती चपेट में नहीं रहना है, इससे बाहर निकलना है, सांप्रदायिक लेबोरेटरी बनने नहीं देना है, दंगा फसाद में नहीं उलझना है। तो जो बात बिहार में है वही बात पलामू में है। और आज जब आर्यन जी हमारे बीच में नहीं है, हम साथियों से ये अपील करेंगे कि पूरे तमाम साथी मिल करके, हमने मूर्ति का अनावरण किया, मूर्ति है, हमने आज यहाँ सभा की, श्रद्धांजलि जो औपचारिक तौर पर देना है वो औपचारिक श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं, लेकिन मामला कोई एक मूर्ति और एक औपचारिक सभा करने का नहीं है। मामला है कि ये जो आर्यन जी की जो कमी है, इसको भरना, और इसको भरने के लिए ठीक जिस तरह से कॉमरेड खुशबू ने कहा कि हम पूरी तरह से संकल्प लेते हैं, किसी काम को करेंगे, मुझे लगता है कि कॉमरेड खुशबू का अकेला संकल्प नहीं, वो पूरे इस इलाके के तमाम साथी, हमारे तमाम झारखंड के साथी, सब लोगों के लिए ये श्रद्धांजलि का मतलब है संकल्प लेना। फिर एक बार ये संकल्प सभा है, हम सब लोग इसी संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे कि आर्यन जी के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। आर्यन जी जब थे तो जो काम कर रहे थे, हम सब मिल करके उसी काम को, उसी कारवा को आगे बढ़ाएंगे। चाहे यह किसी उत्पीड़न का मामला हो, कोई अन्याय का मामला हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, जमीन की बात हो, या कोई सामाजिक किसी तरह का तनाव की बात हो, मजदूरी की बात हो, या पूरे देश में जो आज हमें संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र को इस देश में बुलंद रखना है, फांसीवाद को खत्म करना है, देश को आगे ले चलना है। ये जो युवा उभार देश में आया है, बच्चों का जो हम देख रहे हैं कि उनके अंदर नया जागरण पैदा हुआ है, इसके साथ ही हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और जो लोग भी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, देश को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ताकतों को जल्दी से हमें बाहर करना है। तो इसी संकल्प के साथ कॉमरेड आर्यन सिंह को हम लोग बिल्कुल, मेरे ख्याल से सब एक ही उम्र के हम सब लोग हैं, कम उम्र में चले गए साथी हमारे बीच में, लेकिन बहुत याद आएंगे और हमेशा हम लोग उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। कॉमरेड आर्यन सिंह अमर रहे, कॉमरेड आर्यन सिंह को लाल